जी सर। ओके जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है नर्सिंग थ्योरी का सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इमोजिन किंग थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट इंतहाई सिंपल थ्योरी है और एमसीक्यूज़ के हवाले से इससे एमसीक्यूज़ भी आते हैं। सो इसको आज हम डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव मौजूद है, जिसमें हम मंदरजैल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इमोजिन किंग की जो बायोग्राफी है, ठीक है, उस पर हम रोशनी डालेंगे कि इमोजिन किंग ने जो है अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट जो है वो हासिल की थी, क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे, तो उस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमोजिन किंग ने जो गोल अटेनमेंट थ्योरी पेश की थी, तो उसमें उन्होंने क्या बात की थी नर्सिंग के हवाले से, तो उस पर हम रोशनी डालेंगे। इसके अलावा इस थ्योरी के जो बुनियादी बातें हैं वो क्या है, क्या बुनियादी बातें इमोजिन किंग ने की थी, ठीक है, इस थ्योरी में, तो इस पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा इंटरेक्टिंग सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरेक्टिंग सिस्टम से क्या मुराद है, ठीक है। इसके अलावा मेटा पैराडाइम्स पर बात करेंगे। इस थ्योरी की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, ठीक है, मतलब ये थ्योरी जो है किन बातों की वजह से इसको एक्सेप्ट किया गया था, इसको जो है माना गया था, फॉलो किया गया था, और कौन सी वो बातें हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म हुई थी, ठीक है, इसको जो है क्रिटिसाइज किया गया था। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर हम रोशनी डालेंगे, और इसके साथ साथ किंग थ्योरी को हम नर्सिंग प्रोसेस पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अपने नर्सिंग प्रोसेस के दौरान किंग थ्योरी से हम फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर जो है इंतहाई सिंपल है, इंतहाई आसान है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ये आप देख सकते हैं कि ये इमोजिन किंग की क्या है, पिक्चर है, और इनकी जो है हम आज थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी, जिसको आप गोल अटेनमेंट थ्योरी कहते हैं, तो उसके बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ इमोजिन किंग की। बायोग्राफी से मुराद ये है कि इमोजिन किंग ने अपनी लाइफ में जो कारनामे सर अंजाम दिए थे, तो उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इमोजिन किंग की पूरे नेम को देखें कि इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, ठीक है, क्या था, तो कंप्लीट नेम ऑफ इमोजिन किंग इज़ इमोजिन मार्टिना किंग, ठीक है। इनका जो मुकम्मल नाम है वो क्या था, वो इमोजिन मार्टिना किंग था। एमसीक्यूज़ में जो है ये आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से इनकी पैदाइश कब हुई थी, इनकी पैदाइश जो है 30 जनवरी 1923 को हुई थी, ठीक है। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, तो ड्यूरिंग हर अर्ली हाई स्कूल years she decided to pursue a career in teaching. However, her uncle, the town surgeon, offered to pay her tuition to nursing school. Thus began her remarkable career in nursing, ठीक है। जब स्टार्ट में इन्होंने जो है एजुकेशन मतलब तालीम हासिल कर ली, तो इन्होंने एज अ कैरियर, एज अ फील्ड जो है टीचिंग को क्या किया था, चूज़ किया था। लेकिन इनके एक अंकल थे जो कि एक टाउन में जो है सर्जन थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इनके लिए नर्सिंग स्कूल में दाखिला करवाया और इनकी जो ट्यूशन फ़ी है वो पे करना शुरू की। ये वो टाइम था जिससे जो इमोजिन किंग है, इनकी जो करियर का आगाज़ है वो नर्सिंग में हुआ था, ठीक है। इनका नर्सिंग में जो इन्होंने एंट्री ली थी, तो वो किसकी वजह से ली थी, अपने अंकल की वजह से ली थी, क्योंकि उनके अंकल जो थे, इनके अंकल जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इमोजिन किंग के लिए नर्सिंग स्कूल में क्या किया था, दाखिला करवाया था, और इनकी जो फ़ी है वो पे करते थे। मतलब ये है कि इनके अंकल ने इन पर जो है नर्सिंग करवाया था, और इसी तरह से नर्सिंग की शुरुआत इनकी इस तरह से हुई थी। अगर एजुकेशनल अचीवमेंट के हवाले से हम बात करें, तो एजुकेशन में जो है 1945 में इन्होंने क्या किया था, शी रिसीव अ नर्सिंग डिप्लोमा फ्रॉम सेंट जॉन हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग इन सेंट लुइस मिसूरी, ठीक है। इसी तरह से 1945 में
इमोजिन किंग ने जो है नर्सिंग का डिप्लोमा हासिल किया था, मतलब कंप्लीट किया था। कहाँ से? सेंट जॉन हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग से, जो कि कहाँ पर वाक़या है? सेंट लुइस मिसूरी में जो है ये जो हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग है ये वाक़या है, मौजूद था। ठीक है। King started coursework toward a Bachelor of Science in Nursing Education, which she received from St. Louis University in 1948। और इसी तरह से 1948 में फिर इमोजिन किंग ने जो है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, मतलब बीएसएन का जो बीएसएन की जो डिग्री है वो हासिल की। ठीक है, 1948 में। तो ये बातें जो है आप स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। सिंपल पॉइंट से जस्ट आपने डेट्स को याद रखने होंगे और जहाँ से इन्होंने ये डिग्रीज हासिल की है, ठीक है, डिप्लोमा किया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी होंगी। मज़ीद अगर हम इनकी अचीवमेंट के बारे में बात करें तो 1957 में इन्होंने क्या किया था? शी रिसीव अ मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग फ्रॉम सेंट लुइस यूनिवर्सिटी। इसी तरह से 1957 में इन्होंने सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से क्या किया था? एमएसएन किया था, मतलब नर्सिंग में इन्होंने क्या किया था? मास्टर किया था। शी रिसीव्ड हर डॉक्टरेट फ्रॉम टीचर कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क इन 1961। इसी तरह से 1961 में इन्होंने फिर क्या किया था? फिर इन्होंने नर्सिंग में डॉक्टरेट किया, मतलब पीएचडी किया। ठीक है, कहाँ से किया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया था, जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद है। कैरियर एंड अपॉइंटमेंट, इसी तरह से इनकी कैरियर मतलब प्रैक्टिकल कैरियर का आगाज़ कब हुआ था और क्या रोल जो है इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया था, मतलब कौन से पोजीशन पर जो है इन्होंने अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसकी शुरुआत की थी। सो 1947 से लेकर 1958 तक शी वर्क एज इंस्ट्रक्टर इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग and was as assistant director at सेंट जॉन हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, 1947 से लेकर 1958 तक इन्होंने जो है इंस्ट्रक्टर के तौर पर जो है रोल प्ले किया था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, और इसके साथ साथ ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुकी थी। कहाँ पर? सेंट जॉन्स हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग में। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रोल जो है वहाँ पर जिम्मेदारियाँ जो है सर अंजाम दे रही थी। हर फर्स्ट थ्योरी आर्टिकल अपीयर इन 1964 इन द जर्नल नर्सिंग साइंस विच नर्स थ्योरिस्ट मार्था रोजर एडिटेड। ठीक है, इसी तरह से 1964 में इनकी जो पहली थ्योरी आर्टिकल है वो जर्नल नर्सिंग साइंस में जो है वो पब्लिश हुई थी, जिस पर जो मार्टिना रोजर है उन्होंने भी काम किया था। उन्होंने भी जो है इनकी जो आर्टिकल है उसमें क्या की थी? एडिटिंग वगैरह की थी, मतलब उन्होंने भी जो है उसमें रोल प्ले किया था। किंग आर्टिकल A conceptual frame of reference for nursing was published in Nursing Research in 1968। और इसी तरह से जो इमोजिन किंग हैं इन्होंने 1968 में अपना जो आर्टिकल है जिसका जो टाइटल है कंसेप्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर नर्सिंग, इसको क्या किया था? पब्लिश किया था नर्सिंग रिसर्च में। ठीक है, तो ये जनरल बातें हैं जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं। सिंपल पॉइंट्स से सिंपल पॉइंट्स के फॉर्म में आप इसको लिखकर, मतलब ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे गोल अटेनमेंट थ्योरी के बारे में। ठीक है, गोल अटेनमेंट थ्योरी ये ग्रैंड थ्योरी थी। ठीक है, ग्रैंड थ्योरी थी, मतलब बेसिक थ्योरी है। सो इसको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे आज। सो सबसे पहले अगर हम गोल अटेनमेंट थ्योरी में बात करें नर्सिंग के हवाले से, तो गोल अटेनमेंट थ्योरी में जो इमोजिन किंग थी या इमोजिन मार्टिना किंग थी, इन्होंने नर्सिंग के बारे में क्या बात की थी, नर्सिंग को इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया था। तो इन्होंने नर्सिंग की जो डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि नर्सिंग इज़ अ प्रोसेस of action, reaction, and interaction whereby nurse and client share information about the perception in nursing situation is called nursing। ठीक है,
इमोजिन किंग ने अपनी जो थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट है, तो इसमें नर्सिंग के हवाले से इन्होंने जो डिफिनीशन की थी नर्सिंग की, तो वो कुछ इस तरह से की थी कि इन्होंने नर्सिंग के बारे में ये कहा था कि नर्सिंग जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें नर्स और क्लाइंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। नर्स और क्लाइंट का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है, और इस इंटरेक्शन के दौरान नर्सेज जो है वो अपने क्लाइंट पर क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, मतलब अपने क्लाइंट को केयर देते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए, मुख्तलिफ स्किल्स के ज़रिए। और इसी तरह से उस टेक्निक्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या करते हैं, पेशेंट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। और इसी तरह से इस इंटरेक्शन के दौरान नर्स और क्लाइंट एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, किसके हवाले से, मतलब जो केयर उनको दी जा रही होती है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट उनको दी जा रही होती है। तो इस ट्रीटमेंट के हवाले से नर्स और क्लाइंट एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने जो परसेप्शन होती है, परसेप्शन से मुराद अपने जो ख्यालात होते हैं हेल्थ के हवाले से, केयर प्रोसेस के हवाले से, नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से, और उस सिचुएशन के हवाले से जहाँ पर पेशेंट को केयर दी जा रही होती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को नर्सिंग कहते हैं। तो ये एक सिंपल डिफिनीशन है जो कि इमोजिन किंग ने अपनी जो थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट है इसमें की थी। इस डिफिनीशन की समझ आपको आ गई क्या नहीं? यह डिफिनीशन आप लोगों ने लाजमी तौर पर वर्ड बाय वर्ड इसको याद करना होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे आ सकता है कि यह डिफिनीशन आपको दिया गया होगा और आपसे पूछेंगे कि इस डिफिनीशन को किसने किया था और किस थ्योरी में यह डिफिनीशन मौजूद है। तो फिर आपको उस थ्योरिस्ट का नाम भी याद होना चाहिए और थ्योरी का नाम भी याद होना चाहिए। मतलब इस डिफिनीशन को किसने किया था, इमोजिन मार्टिना किंग ने किया था या इमोजिन किंग ने किया था, ठीक है। जबकि किस थ्योरी में की थी, थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट में इन्होंने जो है नर्सिंग की डिफिनीशन की थी। सही है? जी सर। ओके, वेरी गुड। सो अब इस थ्योरी की जो बुनियादी बातें हैं उस पर अब हम रोशनी डालेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर पहली बात को देखें, पहला एजम्पशन अगर हम इस थ्योरी की देखें, तो इसमें इमोजिन किंग ने ये बात की थी कि द फोकस ऑफ नर्सिंग इज द केयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। पहली बात इमोजिन किंग ने ये कही थी कि नर्सिंग का जो बुनियादी मकसद है या नर्सिंग का जो बुनियादी काम है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग की केयर करना है। ह्यूमन बीइंग से क्या मुराद है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग से मुराद पेशेंट है, मतलब वो पेशेंट जिनको केयर की ज़रूरत है, तो उन पेशेंट को क्या करना है, उन पेशेंट को नर्सिस ने क्या करना है, नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए केयर देनी है। दूसरी बात इमोजिन ने ये कही थी कि द गोल ऑफ नर्सिंग इज द हेल्थ केयर ऑफ बोथ इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात जो है इमोजिन किंग ने ये की थी कि नर्सिंग का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि नर्सिंग के ज़रिए नर्सिस क्या करे, चाहे इंडिविजुअल हो या इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप हो, ग्रुप से मुराद कम्युनिटी के फॉर्म में हो, तो इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी हो, इनकी हेल्थ के हवाले से नर्सिस ने क्या करना है, इकदाम उठाने हैं और इनकी जो हेल्थ है उसका ख्याल रखना है, उसको जो है प्रमोट करना है, उसको मेंटेन रखना है। तो ये दूसरा मकसद है नर्सिंग का। इसी तरह से तीसरी बात जो है इमोजिन किंग ने ये की थी कि ह्यूमन बीइंग आर ओपन सिस्टम इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट कंसिस्टेंटली। तीसरी बात जो है इमोजिन किंग ने ये की थी कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से मुराद जितने भी लोग हैं, चाहे हेल्दी हो या पेशेंट हो, तो ये एक ओपन सिस्टम की तरह है, ठीक है। ओपन सिस्टम की तरह है जो कि मुसलसल अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पर मौजूद है, तो हम पर हमारे इर्द गिर्द के माहौल का जो है असर रसूख होता है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है हमें बहुत ज़्यादा क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो आजकल जो है आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है ये डाउन हो रहा है, सर्दी जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो टेम्परेचर की कमी की वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, मुतासिर होती है, हमें सर्दी जो है महसूस होती है, जिसकी वजह से फिर हम अपने आप को गर्म करने के लिए मुख्तलिफ जो है कपड़े पहनते हैं, मलबूसात जो है यूज़ करते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए। तो
इस तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है ये एक ओपन सिस्टम की तरह होता है। ओपन सिस्टम से मुराद ये है कि जो कि बाहर कि जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे फैक्टर क्या करती है, उसको मुतासिर करती है। सो ह्यूमन बीइंग ये एक ओपन सिस्टम है जो कि मुसलसल अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन में होती है और उस इन्वायरमेंट का उन पर क्या होता है, असर रसूख होता है। चौथी बात इन्होंने ये कही थी कि द नर्स एंड पेशेंट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, set goal mutually and then act to achieve those goals. This is also the basic assumption of nursing process. जाहिर बात है जब नर्स और पेशेंट के दरमियान इंटरेक्शन होंगी, ठीक है, इंटरेक्शन के दौरान वो एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, असेसमेंट होगी, असेसमेंट के दौरान डेटा गैदर करेंगे, उसी डेटा के बेस पर फिर नर्सिस क्या करेंगे, गोल सेट करेंगे, ठीक है, और उस गोल पर अमल करके उस गोल को अचीव किया जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी जो इमोजिन किंग हैं इन्होंने ये बात की थी अपनी थ्योरी में। पेशेंट परसीव द वर्ल्ड एज अ कंप्लीट पर्सन मेकिंग ट्रांजेक्शन विद इंडिविजुअल एंड थिंग्स इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी तरह से पांचवी बात इमोजिन किंग ने ये की थी कि जितने भी पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो ये जहाँ पर रह रहे होते हैं तो इन पर जो है इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा क्या होता है, असर रसूख होता है और इनके इर्द गिर्द जो माहौल होता है तो वो माहौल बहुत ज़्यादा इनको क्या करती है, मुतासिर करती है, ठीक है। छठी बात इन्होंने ये कही थी कि द ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट अ लाइफ सिचुएशन इन विच द परसीवर and the things being perceived are encountered. It also represents a life situation in which a person enters the situation as an active participant. Each is change in the process of these experiences. ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, ट्रांजैक्शन से मुराद ज़िंदगी का कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी जो है लम्हा हो, ठीक है, जिसमें जो परसीव करने वाला बंदा होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो चीज़ें वो परसीव कर रहा होता है, मतलब जो चीज़ें उसको मुतासिर कर रही होती है, तो ये दोनों जो है क्या होती है, ट्रांजैक्शन में आती है। इट आल्सो रिप्रेजेंट अ लाइफ सिचुएशन, मतलब ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि ये आपकी जो लाइफ सिचुएशन है, मतलब आप ज़िंदगी के जिस मोड़ पर होते हैं या जिस पोजीशन या स्टेटस में होते हैं, ठीक है, तो इसमें बंदा जो है क्या होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ सिचुएशन को वे फेस कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है और अपने मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए उन सिचुएशंस को क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मेजर एजम्पशन है जो कि इमोजिन किंग ने अपनी जो थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट है उसमें बताई थी। समझ आ गई इसकी? अच्छा जी, अब हम बात करेंगे मेजर कंसेप्ट की, ठीक है। यहाँ पर इंटरैक्टिंग सिस्टम है, इंटरैक्टिंग सिस्टम से क्या मुराद है इस पर अब हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू किंग देयर आर थ्री इंटरैक्टिंग सिस्टम इन द थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट। दीज आर द पर्सनल सिस्टम, ठीक है, पर्सनल सिस्टम हो गया, द इंटरपर्सनल सिस्टम हो गया एंड द सोशल सिस्टम। एमसीक्यूज में आपके एग्जाम में आ सकता है कि इमोजिन किंग ने अपनी जो थ्योरी है उसमें कितने सिस्टम के बारे में बात की थी, तो थ्री सिस्टम के बारे में बात की थी। एक हमारे साथ पर्सनल सिस्टम होता है, एक हमारे साथ इंटरपर्सनल सिस्टम होता है और एक सोशल सिस्टम होता है, ठीक है। तो हर एक सिस्टम जो है इसके बारे में इमोजिन किंग के मुख्तलिफ क्या थे, कंसेप्ट थे, मुख्तलिफ ख्यालात थे। तो अब इन सिस्टम को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पर्सनल सिस्टम को अब हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल सिस्टम से क्या मुराद है। ईच इंडिविजुअल इज़ अ पर्सनल सिस्टम। हर एक इंसान जो है इसका क्या होता है, इसका अपना एक पर्सनल सिस्टम होता है, ठीक है। पर्सनल सिस्टम से मुराद ये है कि हर एक इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। किंग डिजिग्नेटेड an example of a personal system as a patient or a nurse. King specified the concept of, इसी तरह से इमोजिन किंग ने यहाँ पर पर्सनल सिस्टम से क्या मुराद लिया था। पर्सनल सिस्टम जो है ये नर्स का भी अपना पर्सनल लाइफ मतलब अपनी पर्सनल कुछ बातें होती है और पेशेंट के भी अपने पर्सनल कुछ बातें होती है, ठीक है। तो इसके बारे में इमोजिन किंग ने क्या कहा था
तो पर्सनल सिस्टम में कुछ चीज़ें आती है जो कि उन्होंने डिस्क्राइब की थी। सबसे पहले परसेप्शन आता है। परसेप्शन से मुराद ये है कि आप किसी चीज़ के बारे में किस तरह से सोचती है, किस तरह से उसको आप डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको कहते हैं परसेप्शन, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, interpreting and transferring information from a sense data and memory that gives meaning to one experience, represent one image of reality and influence one's behavior, ठीक है। परसेप्शन जो है ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने जो 5 सेंसेस है इसको यूज़ करते हुए इसके ज़रिए हम डेटा गैदर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके उसको इंटरप्रेट करते हैं और उससे हम फिर मीनिंगफुल डेटा जो है लेते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये है कि आपने एक सिचुएशन जो है वो ऑब्ज़र्व किया, उस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद आपके माइंड में क्या बातें आती है उस सिचुएशन के हवाले से, ठीक है, किस तरह से आप उस सिचुएशन को डिफ़ाइन करती है, तो इसको कहते हैं परसेप्शन, ठीक है। सो जिस तरह से आप चीज़ों को परसीव करेगी तो उसी के मुताबिक आपका जो रवैया होता है, आपका जो बिहेवियर होता है उसमें क्या आती है, चेंजेस आती है, ठीक है। और आपका जो बिहेवियर है वो आपकी परसेप्शन, आपकी सोच की वजह से उसमें चेंजेस आती है, ठीक है। इसी तरह से सेल्फ से क्या मुराद है, सेल्फ से मुराद अपना आप है, ठीक है। कंपोजिट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग विच कंस्टिट्यूट पर्सन अवेयरनेस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, ठीक है। सेल्फ से मुराद ये है कि ये एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट से मुराद ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हमारे जो अपने थॉट्स होते हैं, हमारे जो अपने फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, अपने बारे में किसी चीज़ के होने से या ना होने के बारे में कि आया उससे हम अवेयर है या नहीं, हम में क्या क्या क्वालिटीज़ मौजूद है, क्या क्या हम में खामियां मौजूद है। सो सेल्फ से मुराद अपना आप है, ठीक है। हिज कंसेप्शन ऑफ हु एंड व्हाट ही इज़, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में अगर लोगों को पता हो तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पता होता है, उनको अपनी खामियों के बारे में पता होता है, तो उसके मुताबिक फिर वो लोग क्या करते हैं, इक़दामात करते हैं। बॉडी इमेज, how one perceive both one body and other reaction to one appearance, ठीक है। बॉडी इमेज से मुराद ये है कि कैसे एक शख्स जो है वो अपने आप को और इसी तरह से दूसरों के जो रिएक्शन है एक ही सिमिलर सिचुएशन को वो किस तरह से क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर दो लोग हैं, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है और दूसरा जो है वो उसके साथ पार्टनर है, ठीक है। तो दोनों जो है एक ही सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में उनका रिस्पॉन्स कैसा है और उनके साथ उनके जो पार्टनर है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से उनका बॉडी इमेज है, ठीक है, सिचुएशन को किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बॉडी इमेज कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर ये इंटरेक्टिंग सिस्टम स्टार्ट बताइएगा, स्टार्ट में जो आपने बताया है। अच्छा जी, इंटरेक्टिंग सिस्टम जैसे कि हमने डिफिनीशन, नर्सिंग की डिफिनीशन में ही इसको डिफ़ाइन किया था कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नर्स और पेशेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। सो इंटरेक्शन सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि 3 कंपोनेंट से बना है, ठीक है। इंटरेक्शन सिस्टम में हमारे साथ 3 चीज़ें आती है। एक हमारा पर्सनल सिस्टम आता है, ठीक है, दूसरा जो है हमारे साथ इंटरपर्सनल सिस्टम आता है और तीसरा हमारे साथ सोशल सिस्टम आता है। मतलब जो इंटरेक्टिंग सिस्टम है तो ये 3 सिस्टम से मिलकर बना है। एक हमारे साथ पर्सनल सिस्टम, ठीक है, दूसरा इंटरपर्सनल सिस्टम और तीसरा हमारे साथ सोशल सिस्टम है। तो पर्सनल सिस्टम को हमने डिफ़ाइन कर लिया है, अब हम इंटरपर्सनल सिस्टम और सोशल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सही है? जी सर। अच्छा जी, पर्सनल सिस्टम में फिर हमारे साथ जो अगला टर्म आता है वो है स्पेस। स्पेस से मुराद ये है कि
फिजिकल एरिया नोन एज टेरिटरी एंड बाय द बिहेवियर ऑफ दोज ऑक्यूपाइंग इट। ठीक है, स्पेस से मुराद ये है कि हर एक बंदे का अपना एक स्पेस होता है, अपनी एक टेरिटरी होती है, जिसके अंदर वो दूसरे बंदे को क्या करता है, दूसरे बंदे को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर एक बंदे की अपनी एक प्राइवेसी होती है, स्पेस से मुराद प्राइवेसी है। ठीक है, तो कहते हैं कि स्पेस इज फिजिकल एरिया नोन एज टेरिटरी। स्पेस जो है ये एक फिजिकल एरिया होती है जिसको हम टेरिटरी कहते हैं। टेरिटरी से मुराद इलाका, ऐसा इलाका जिससे आगे जो है दूसरे लोग जो है वो दाखिल नहीं हो सकते, या दूसरे लोगों को जो है आप दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते, तो इसको टेरिटरी कहते हैं। बाय द बिहेवियर ऑफ दोज ऑक्यूपाइंग इट। ठीक है, तो आपका एक ऐसा बिहेवियर हो, आप ऐसा बर्ताव करें, ठीक है, कि वो दूसरों का जो स्पेस है, दूसरों की जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, दूसरों की जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, उसकी जो है उसका लिहाज करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ डेवलपमेंट से क्या मुराद है, प्रोसेसेस इन पीपल, processes in people life through which they move from a potential for achievement to the actualization of self is called ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें जो लोग होते हैं तो वो पूरी लाइफ क्या करते हैं, इस ग्रोथ और डेवलपमेंट में गुजारते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उनकी जो है वक्तन फ़वक्तन उनकी ग्रोथ नशोनुमा हो रही होती है, और अगर उनको जो है सही तरह से उनको जो है उनकी परवरिश की जाए तो उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है दोनों जो है अच्छे तरीके से हो रही होती है। लेकिन अगर उनको हम जो है मुख्तलिफ सिचुएशन को एक्सपोज ना करें तो उनकी ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं होती। डेवलपमेंट से क्या मुराद है, डेवलपमेंट से मुराद उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है तो उसकी ग्रोथ जो है वो रह जाती है, और वो उसी तरह से बच्चों की तरह से फिर क्या करते हैं, सोचते हैं, और उनमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो नहीं होती। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे अमल होते हैं जो कि हमारे पूरी ज़िंदगी जो है हमारे साथ रहते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी के ज़रिए अपनी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसको क्या करते हैं, अचीव करते हैं। टाइम, टाइम क्या है, ड्यूरेशन बिटवीन वन इवेंट एंड अनदर एज यूनिकली एक्सपीरियंस बाय ईच ह्यूमन बीइंग। इट इज़ द रिलेशन ऑफ वन इवेंट टू अनदर इवेंट। ठीक है, टाइम से मुराद वो दौरानिया होता है जो कि एक इवेंट और दूसरे इवेंट के दरमियान, मतलब एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के होने से लेकर दूसरे एक्सीडेंट के होने तक का जो दौरानिया होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम टाइम कहते हैं। ठीक है, और इस टाइम पीरियड के दौरान जो इंडिविजुअल लोग, मतलब जो ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, डील करते हैं। इट इज़ द रिलेशन ऑफ वन इवेंट टू अनदर इवेंट। ठीक है, मतलब एक एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट की वजह से दूसरा एक्सीडेंट होता है, तो इन दो एक्सीडेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसका जो है एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, तो इसको हम क्या करते हैं, टाइम में स्टडी करते हैं। जबकि लर्निंग मतलब गेनिंग नॉलेज। ठीक है, लर्निंग से मुराद गेनिंग नॉलेज है। आपने जो कुछ एक्सपीरियंस किया, जितने भी हमने प्रोसेसेस अभी टर्म स्टडी किए, तो इस सारे प्रोसेसेस के दौरान आपने कितना नॉलेज जो है वो गेन किया है, कितनी जो है आपने लर्निंग की है, कितना आप सीख चुके हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और जब हम लर्न करते हैं तो लर्न करने से हमारा जो बिहेवियर है उसमें क्या आती है, मॉडिफिकेशन आती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। अगर हम ज़्यादा लर्न करते हैं तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, अगर लर्न नहीं करते तो इम्प्रूवमेंट नहीं आती। ठीक है, दूसरा हमारे साथ जो सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरपर्सनल सिस्टम कहते हैं। इंटरपर्सनल सिस्टम से क्या मुराद है, इंटरपर्सनल सिस्टम से मुराद ये वो सिस्टम होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान पाया जाता है, तो इसको हम इंटरपर्सनल सिस्टम कहते हैं। दीज आर फॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग इंटरेक्टिंग, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है, तो इसको हम इंटरपर्सनल सिस्टम कहते हैं। टू इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल फॉर्म अ डाइट। ठीक है, अगर दो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम डाइट
या डाई इंटरपर्सनल सिस्टम कहेंगे। अगर 3 लोगों का जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो इसको फिर हम ट्राई कहेंगे। अगर 4 लोग हैं या 4 से ज़्यादा है, ठीक है, 4 और मोर फॉर्म स्मॉल और लार्ज ग्रुप। अगर 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तो ये स्मॉल और लार्ज ग्रुप पर क्या होता है, मुश्तमिल होते हैं और इस तरह से इंटरपर्सनल सिस्टम बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। इसमें जो है हमारे साथ मंदरजा झेल कंसेप्ट आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर इंटरेक्शन है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल इन म्यूचुअल प्रेजेंस, ठीक है, 2 लोग एक दूसरे के साथ जब आमना सामना उनका होता है, एक दूसरे के साथ उनका जब इंटरेक्शन होता है तो इस दौरान वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, अ प्रोसेस वेयर बाय इंफॉर्मेशन इज गिवन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ईदर डायरेक्टली in a face-to-face meeting or indirectly through a telephone, television or the written word is called communication। एक ऐसा अमल जहाँ पर एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को क्या करता है, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, चाहे वो फेस बाय फेस हो, मतलब एक दूसरे के आमने सामने हो और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, या टेलीफोन के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए या लेटर के ज़रिए एक दूसरे को जो है इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। सही है। इसी तरह से ट्रांजैक्शन इसमें आता है। तो ट्रांजैक्शन का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इन विच ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट विद द इन्वायरमेंट टू अचीव गोल्स दैट आर वैल्यूड गोल डायरेक्टेड ह्यूमन बिहेवियर। ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि जो गोल डायरेक्टेड ह्यूमन बिहेवियर होते हैं, अपने मकसद को हासिल करने के लिए लोग जो जदोजहद करते हैं, लोग जो कोशिशें करते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस से वो गुजरते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। डिफिनीशन को अगर आप देखें तो ये वो प्रोसेस होता है इंटरेक्शन का जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है, लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने माहौल में रहते हुए, और उस कम्युनिकेशन का बुनियादी मकसद क्या होता है, उन्होंने अपने जो गोल सेट किए होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बनाए होते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, ठीक है, तो इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। रोल किसे कहते हैं, रिसिप्रोसिटी। रिसिप्रोसिटी से मुराद ये है कि एक माशरे में आपका जो रोल होता है या सोसाइटी आपसे जो एक्सपेक्ट करती है कि माशरे में रहने के लिए आपको जो तौर तरीके हैं, ठीक है, उसको अपनाने होंगे, तो माशरे की जो रिक्वायरमेंट होती है माशरे में रहने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोल कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस से क्या मुराद है, डायनेमिक स्टेट whereby human being interact with the environment to maintain balance for growth, development and performance, which involve an exchange of energy and information between the person and the environment for regulation and control of stressors। स्ट्रेस से मुराद ये है कि ये एक ऐसा डायनेमिक स्टेट होता है। डायनेमिक स्टेट से मुराद ये है कि जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है, कभी लोग जो है बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कभी लोग जो है वो एब नॉर्मल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ टाइम पर लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो चेंज होती रहती है। तो चेंज होने की वजह से प्रेजेंट टाइम पर उनके पास वो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, और जब उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरा हो जाती है तो वो स्ट्रेस जो है दोबारा से क्या हो जाता है, यू स्ट्रेस हो जाता है, मतलब स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो स्ट्रेस जो है ये एक डायनेमिक स्टेट होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है अपने माहौल में इंटरेक्ट करते हुए, अपने माहौल में रहते हुए, अपनी जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो परफॉर्मेंस है उसका बैलेंस जो है, उसका जो तवाज़ुन है वो मेंटेन रखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इस दौरान वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मतलब अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए अपने आप को जो है स्ट्रेस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। सही है।
सोशल सिस्टम की अब हम बात करेंगे। सोशल सिस्टम तो ये सिंपल है, ऑलरेडी आपको पता होगा। सोशल सिस्टम से मुराद ये है कि हमारे साथ जो सोसाइटीज़ होती है, ठीक है, तो सोसाइटीज़ में हमारे साथ ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक जगह पर रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और उन लोगों का जो है एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, इन्हिसार होता है, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और एक दूसरे से अपनी ज़रूरियात जो है उसको पूरा करते हैं। सो सोशल सिस्टम इज़ अ मोर comprehensive interacting system consist of groups that make up society refer as social system। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि सोशल सिस्टम ये ज़्यादा कंप्रहेंसिव इंटरेक्टिंग सिस्टम है जो जिसमें ग्रुप ऑफ जो कि ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता है, और बहुत सारे ग्रुप मिलकर क्या करती है, सोसाइटी माशरे जो है वो बनाती है, और इस सोसाइटीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, सोशल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोसाइटीज़ कंबाइन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सोशल सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे साथ रिलीजियस, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये आ जाते हैं। ये सारे हमारे साथ एग्जाम्पल है सोशल सिस्टम के। पावर से क्या मुराद है, द कैपेसिटी टू यूज रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए हम जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो उन अच्छा जी, तो पावर के बारे में मैं कह रहा था कि पावर से मुराद ये है कि वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी जिसके ज़रिए हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने जो गोल्स है उसको हम क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है, डायनेमिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय विच गोल डायरेक्टेड चॉइसेस ऑफ परसीव अल्टरनेटिव is made and acted upon by individual or group to answer a question and attain a goal। ठीक है, डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसा डायनेमिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सिस्टम या प्रोसेस जो कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसको हम डायनेमिक कहते हैं। और सिस्टमेटिक प्रोसेस से मुराद ये है कि इसमें हम जितने भी काम करते हैं तो वो सारे काम हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक काम को करके उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करते हैं। ठीक है, सो ये एक डायनेमिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने गोल्स की तरफ क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके जी, सो ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो पहला इंटरेक्टिंग सिस्टम में जो सबसे पहला कंपोनेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पर्सनल सिस्टम कहते हैं। पर्सनल सिस्टम से मुराद ये है कि हर एक इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है, एक प्राइवेट लाइफ होती है। ठीक है, दूसरा हमारे साथ जो सिस्टम आता है वो इंटरपर्सनल सिस्टम आता है। इंटरपर्सनल से मुराद ये है कि आप एक, दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे साथ क्या आता है, ग्रुप बनते हैं, तो इसको हम पर्सनल सिस्टम कहते हैं। जबकि बहुत सारे ग्रुप जब कंबाइन होते हैं तो इससे सोसाइटीज़ बनते हैं, और बहुत सारे सोसाइटीज़ जब कंबाइन होते हैं तो इससे सोशल सिस्टम बनता है। तो ये तीन बेसिक सिस्टम है जो कि क्या है, जो कि इंटरपर्सनल जो सॉरी जो आइमोजिन किंग हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट में इसको क्या किया था, हाईलाइट किया था। ठीक है, और ये तीनों सिस्टम जो है पेशेंट और नर्स को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों सिस्टम और जो टर्म्स मैंने आपको बताया, तो ये टर्म्स इसकी जो डिफिनीशन है ये भी आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। प्रोपोजिशन ऑफ किंग थ्योरी। अब इस किंग थ्योरी में मतलब इमोजिन किंग ने जो थ्योरी पेश की थी तो इसमें इन्होंने क्या बुनियादी बातें की थी। पहली बुनियादी बात इन्होंने ये की थी कि इफ़ परसेप्चुअल इंटरेक्शन एक्यूरेसी इज प्रेजेंट इन नर्स पेशेंट इंटरेक्शन द ट्रांजेक्शन विल बी
आकर, ठीक है। कहते हैं कि नर्स और पेशेंट के इंटरेक्शन के दौरान अगर इंटरेक्शन जो है ये ऐसे तरीके से हो जाए कि नर्स पेशेंट के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम हो जाए, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के अपने जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करे, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो मकसद है वो पूरा होगा। ट्रांजैक्शन वेल अगर ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि नर्सेज जो है वो फिर एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे अपने पेशेंट अपने क्लाइंट की केयर करने में, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि हमारे पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमने अपने पेशेंट के लिए करना है। फिर इसी तरह से दूसरी बात ये कही थी कि इफ़ द नर्स एंड पेशेंट मेक द ट्रांजेक्शन, अगर नर्स और पेशेंट के दरमियान जो है ट्रांजेक्शन हो जाए, ट्रांजेक्शन से मुराद ये है कि अगर नर्स और पेशेंट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करे, ठीक है, इनके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, द गोल या गोल्स विल बी अचीव। तो हमारे जो नर्सिंग गोल्स होते हैं, हमारे जो नर्सिंग मकासद होते हैं, तो वो गोल जो है फिर आसानी से हम इसको क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। इसी तरह से इफ़ द गोल्स और गोल्स आर अचीव सेटिस्फेक्शन वेल बी आकर, इसी तरह से जब हमारे गोल अचीव होंगे, जब हमारे पेशेंट के नीड जो है वो पूरे होंगे, तो इससे क्या होगी, इससे हमारे पेशेंट क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे और नर्सेज जो है वो भी सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इफ़ द गोल एंड गोल्स आर अचीव इफेक्टिव नर्सिंग केयर वेल बी आकर, ठीक है, जब गोल अचीव होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो नर्सिंग केयर दे रहे हैं वो क्या है, इफेक्टिव है, और वो जो है पेशेंट पर असर कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट के जो नीड्स है वो पूरे हो रहे हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हो रहे हैं, ठीक है। इफ ट्रांजेक्शन आर मेड इन नर्स पेशेंट इंटरेक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेल बी इनहेंस, जाहिरी बात है अगर नर्स और पेशेंट के जो दरमियान में इंटरेक्शन हो रही होती है, अगर वो इंटरेक्शन बेहतर तरीके से हो जाए, बेहतर तरीके से इनके दरमियान रिलेशनशिप कायम हो जाए, डीलिंग हो जाए, तो इससे जो पेशेंट हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होंगी, वो इम्प्रूव होंगी, और इसी तरह से नर्सिस की जो स्किल्स है उसमें भी क्या आएगी, इम्प्रूवमेंट आएंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए क्या नहीं, इसमें कंफ्यूजन है तो बताएं ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। नो सर। अच्छा, नहीं सर। अच्छा जी, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं if the role expectation and role performance perceived by the nurse and patient are congruent the transaction will be occur, ठीक है। कहते हैं कि पेशेंट ने नर्सेज से जो एक्सपेक्टेशन लगाई होती है, जो उम्मीदें लगाई होती है, ठीक है, अगर नर्सेज जो है पेशेंट की उम्मीदों पर जो है पूरा उतरे, ठीक है, और नर्सेज जो है वो अपना जो रोल है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जो है पूरी तरीके से क्या करे, ईमानदारी के साथ निभाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे भी ट्रांजैक्शन होंगे। ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है, ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि हमारे जो गोल्स है वो क्या होंगे, पूरे होंगे, ठीक है। इफ रोल कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सपीरियंस बाय ईदर द नर्स और द पेशेंट स्ट्रेस इन द नर्स पेशेंट इंटरेक्शन वेल बी आकर, ठीक है। इसी तरह से अगर पेशेंट जो है वो ऐसा फील करे कि उनको फील हो कि जो नर्सेज है वो हमें सही केयर नहीं दे रहे, ठीक है, हमें सही ट्रीट नहीं कर रहे, तो इससे क्या होगी, इससे नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो है एक कन्फ्लिक्ट जो है वो कायम होंगी। कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, कन्फ्लिक्ट से मुराद एक मसला जो है वो क्रिएट होगा जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो पैदा होगी, मतलब पेशेंट जो है वो भी स्ट्रेस में आएंगे, और इसके साथ साथ जो नर्सेज है वो भी क्या होंगे, स्ट्रेस में आएंगे, क्योंकि जो पेशेंट ने एक्सपेक्टेशन लगाई होती है तो उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनको सर्विसेज नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, और इस वजह से वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। मजीद कहते हैं कि इफ़ अ नर्स विद स्पेशल नॉलेज कम्युनिकेट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट म्यूचुअल गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट वेल बी आकर, ठीक है। कहते हैं कि नर्सेज जिन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है, जिनके पास ख़ास नॉलेज होती है, ख़ास स्किल्स होते हैं, तो उसी ख़ास नॉलेज स्किल्स को यूज़ करते हुए अगर वो अपने पेशेंट को सही
इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करे और दोनों मिलकर अपने लिए जो गोल्स है उसको सेट करे, ठीक है। तो इससे हमारे जो गोल्स है, हमारे जो मकासद है, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे तो वो फिर आसानी से क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बुनियादी बातें हैं जो कि इमोजिन किंग ने अपनी थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट में की थी, और ये जो है नर्स और पेशेंट की जो इंटरेक्शन है इसको बहुत ज़्यादा क्या करती है, इफेक्ट करती है। मेटा पैराडाइम, अब हम बात करेंगे मेटा पैराडाइम की कि जो इमोजिन किंग हैं इन्होंने पर्सन के बारे में क्या कहा था, हेल्थ के हवाले से इनकी क्या परसेप्शन थी, नर्सिंग के बारे में इनकी क्या ख्यालात थे, और इन्वायरमेंट के बारे में इमोजिन किंग जो थी वो क्या सोचती थी। तो इस पर अब वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले अगर नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग का तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इमोजिन किंग ने नर्सिंग को इस तरह से डिफाइन किया था कि नर्सिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्शन, रिएक्शन और इंटरेक्शन होती है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नर्स क्लाइंट के दरमियान इंटरेक्शन होती है, और इस इंटरेक्शन के दौरान जाहिर बात है नर्सिस एक्ट करते हैं और पेशेंट क्या करते हैं, उसका रिएक्ट करते हैं, ठीक है। या नर्सिस जो है वो रिएक्ट करते हैं और पेशेंट एक्ट करते हैं। तो इंटरेक्शन के दौरान ये एक्शन रिएक्शन होती है जिसमें नर्स और क्लाइंट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जाहिर बात है जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रही होती है तो असेसमेंट, नर्सेज जो है पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के दौरान इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू के ज़रिए नर्स और क्लाइंट जो है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। द नर्स एंड क्लाइंट शेयर स्पेसिफिक गोल, प्रॉब्लम एंड कंसर्न्स एंड एक्सप्लोर हाउ टू अचीव अ गोल, ठीक है। इसमें नर्स और क्लाइंट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, स्पेसिफिक गोल्स जो है वो शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को जो है नर्स पेशेंट जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने नर्सेस के साथ, और इसी तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ गोल जो है वो क्या किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, नर्सिंग कहते हैं, सही है। इसी तरह से हेल्थ के हवाले से इमोजिन किंग ये कहती थी कि हेल्थ ये एक डायनेमिक लाइफ एक्सपीरियंस है ह्यूमन बींग्स का, विच इम्प्लाइज कंटिन्यूसली एडजस्टमेंट टू स्ट्रेसर्स इन द internal and external environment through optimum use of one resources to achieve maximum daily living potential। हेल्थ के बारे में जो इमोजिन किंग थी वो ये सोचती थी कि हेल्थ जो है ये एक डायनेमिक लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। हर एक इंसान की जो हेल्थ है, सेहत है, वो क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक से मुराद ये है कि कभी इंसान जो है वो ठीक महसूस करेगा, कभी इंसान जो है अपने आप को इल महसूस करेगा। तो वक्तन फ़वक्तन इनकी जो सेहत है इसमें चेंजेस होती रहती है, ठीक है। और इसी तरह से वो मुसलसल अपने लाइफ में जो है अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, और जितने भी स्ट्रेसेस वो फेस करते हैं तो उन स्ट्रेसेस को वो एडजस्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हेल्थ कहते हैं। तो हेल्थ के हवाले से जो इमोजिन किंग थी उन्होंने ये बात की थी। समझ में आ रही है आपको मेरी बातें? सर ये रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी जी, सर ये रिपीट कीजिएगा। रिपीट करूं? जी सर, हेल्थ। अच्छा जी, हेल्थ के बारे में इमोजिन किंग ये बात करती थी कि हेल्थ जो है ये एक डायनेमिक लाइफ एक्सपीरियंस है। डायनेमिक ऑलरेडी मैंने आपको 2-3 दफ़ा बता दिया कि डायनेमिक लाइफ एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं तो सारे ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा के लिए जो है सेहतमंद नहीं रहते, सारे ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा के लिए जो है बीमार नहीं रहते, बल्कि इनकी जो हेल्थ स्टेटस है ये वक्तन फ़वक्तन जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। सो इस चेंजेस की वजह से ये लोग जो है वक्तन फ़वक्तन स्ट्रेस का शिकार होते हैं, ठीक है। सो इस स्ट्रेस को ये लोग जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। एडजस्ट से मुराद इसको कोप करने की कोशिश करते हैं, इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेस जो है ये इनके इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल से मुराद ये है कि इंसान के अंदर जो अपने इमोशंस होते हैं, अपने जज्बात, ख्यालात जो वो थिंकिंग करते हैं
हैं, जो वो थॉट्स रखते हैं, तो उन थॉट्स की वजह से लोग जो है स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, या उनके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हो जिसकी वजह से वो इरिटेट हो रहे हो, तो इरिटेशन की वजह से वो क्या होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन बींग्स को स्ट्रेस का शिकार करती है, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। डायनेमिक से मुराद चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर अपनी एनर्जीज को यूज़ करते हुए अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। तो ये डिफिनीशन जो है इमोजिन किंग ने हेल्थ के हवाले से की थी। सो बेसिक चीज़ आप लोगों ने इसमें ये याद रखनी है कि हेल्थ जो है ये एक डायनेमिक लाइफ एक्सपीरियंस है ह्यूमंस बींग्स का। तो ये पहला लाइन जो है ये इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए कि ये जो है ये बात इमोजिन किंग ने की थी। सही है? जी सर। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक जितना भी पढ़ा है? नहीं सर। ओके, वेरी गुड। पर्सन के हवाले से इमोजिन क्या सोचती थी, तो पर्सन के बारे में उनकी सोच ये थी कि इंडिविजुअल आर सोशल बीइंग्स हु आर रेशनल एंड सेंटिएंट ह्यूमंस कम्युनिकेट्स थ्रू थॉट्स एक्शन कस्टम्स एंड बिलीव थ्रू लैंग्वेजेस, ठीक है। पर्सन के बारे में इमोजिन किंग जो थी वो ये सोचती थी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है तो ये क्या है, सोशल ह्यूमन बीइंग है। सोशल ह्यूमन बीइंग का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं तो वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे पर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और वो अपने जो ज़रूरियात होती हैं उनके लाइफ के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो रिक्वायरमेंट जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, और वो रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने से ही वो क्या करते हैं, पूरी करते हैं। सो पर्सन जो है ये हमारे साथ सोशल बीइंग है, ठीक है, जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और ये लोग जो अपनी ज़रूरियात है, ठीक है, वो जो है अपने थॉट्स एक्शन कस्टम एंड बिलीव थ्रू लैंग्वेज, मतलब यह है कि इनके जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स से मुराद ख्यालात, इनके जो एक्शंस होते हैं मतलब जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, कस्टम से मुराद तौर तरीके है, बिलीव से मुराद उनके जो रिलीजियस बिलीव है, किन चीज़ों पर उनका ज़्यादा यकीन है, किन चीज़ों पर जो है उनका यकीन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पर्सन को क्या करती है, डिफाइन करती है। ये सारी चीज़ें पर्सन को क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। जी एनवायरमेंट, सर। the environment is the background for human interaction. It is both external to and internal to the individual. Environment से मुराद ये है कि इंसान के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, ठीक है, जिसका इंसान पर बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है, और उस इन्वायरमेंट पर भी इंसान का असर रसूख होता है। तो इंसानों के इर्द गिर्द मतलब हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है इसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, और हमारे अंदर का जो माहौल होता है जिसमें हमारा मतलब हमारे इमोशन आ जाते हैं, थॉट्स आते हैं, परसेप्शन आती है, हमारी जो अपनी ज़ाती जो ख़्यालात आते हैं, ठीक है, ये सारे इंटरनल इन्वायरमेंट में आती है। तो ये दोनों इन्वायरमेंट जो है क्या करती है, पर्सन को इफ़ेक्ट करती है। इस पर जो है पर्सन इन दोनों फैक्टर्स का, इन्वायरमेंट्स का पर्सन पर बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है। सही है। स्ट्रेंथ ऑफ किंग थ्योरी। जी सर। अच्छा जी, अब जो थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट है, ठीक है, इसके वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी, इस थ्योरी को जो है बहुत ज़्यादा जो है फेम मिला था, और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको फॉलो करने लगे थे, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अ मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ किंग कंसेप्चुअल सिस्टम and theory of goal attainment is how nurses can understand goal attainment theory and describe a logical sequence of events, ठीक है। पहली जो मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी, ठीक है, इस थ्योरी की, वो ये थी कि इस थ्योरी में जो इमोजिन किंग थी, इन्होंने
नर्सिस को बताया था कि किस तरह से वो अपनी जो गोल्स है उसको वो अचीव कर सकते हैं और किस तरह से वो सिस्टमेटिकली जो है मुख्तलिफ इवेंट्स को परफॉर्म करते हुए अपने पेशेंट्स के जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो है इमोजिन किंग ने बताया था। इसके अलावा किंग्स डिफिनीशन आर क्लियर एंड कंसेप्चुअली डिराइव फ्रॉम द रिसर्च लिटरेचर। ठीक है, जो इमोजिन किंग थी इन्होंने जितने भी चीज़ों को डिफ़ाइन किया था तो इंतहाई सिंपल अल्फाज में इन्होंने डिफ़ाइन किया था और जितनी भी चीज़ें उन्होंने डिफ़ाइन की थी, जितने भी स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे, तो वो सारे स्टेटमेंट रिसर्च लिटरेचर थे। ठीक है, रिसर्च लिटरेचर से मुराद ये है कि इस पर ऑलरेडी काम हो चुका था, ऑलरेडी इसको स्टडी जो है लोगों ने किया था। ठीक है, इस पर स्टडी हो चुकी थी, तो वो बातें इन्होंने डिफ़ाइन की थी जो कि ऑलरेडी जो है लोगों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव की थी कि ये काम इस तरह से होते हैं। तो ये 2 पॉइंट वो पॉइंट है जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली थी, इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है फेम मिला था। ठीक है, इसी तरह से इस थ्योरी की जो कमज़ोर कमज़ोर बात है जिसकी वजह से इस थ्योरी को जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, वो क्या है? वो ये है कि it has been criticized for having limited application in nursing area in which patients are unable to interact completely with the nurses। पहली बात जो इस थ्योरी में क्रिटिसिज्म की वजह बनी वो ये बनी कि इस थ्योरी में जो है ये थ्योरी जो है ये थ्योरी नर्सिंग प्रोसेस के लिए इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इस थ्योरी को हम अपने नर्सिंग प्रोसेस में जो है नर्सिंग प्रोसेस के दौरान इस थ्योरी को हम यूज़ नहीं कर सकते। इस थ्योरी को हम अपने नर्सिंग प्रोसेस में यूज़ करते हुए पेशेंट पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाद औक़ात हमारे साथ ज़्यादातर पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कि अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? अनकॉन्शियस होते हैं और अनकॉन्शियस पेशेंट तो फिर आपके साथ प्रॉपर्ली इंटरेक्शन नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये एक ऐसी बात थी जिसकी वजह से इस थ्योरी को जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अनदर लिमिटेशन relates to the lack of development of applying the theory in providing nursing care to group, families और communities। ठीक है, another limitation related to the lack of development of applying theory in providing nursing care to group। इसके अलावा इस थ्योरी में ये बात भी नहीं बताई गई थी कि आया इस थ्योरी को हम ग्रुप्स पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो है इस थ्योरी के ज़रिए उनको केयर दे सकते हैं या नहीं, फैमिलीज़ के लिए कैसे केयर देनी है या कम्युनिटीज़ को जो है इस थ्योरी के बेस पर किस तरह से केयर दे सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जो है जो गोल अटेनमेंट थ्योरी है इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिसकी वजह से इस थ्योरी को जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ गोल जी सर। अटेनमेंट। जी जी, थ्योरी जी ऑफ सर, गो समझ आ गई है। अच्छा जी, समझ आ गई है। ठीक है, थैंक यू। थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट एंड नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस का तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये हमारे साथ 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। एक स्टेप हमारे साथ असेसमेंट होता है, पहला स्टेप, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, चौथा हमारे साथ इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट वन हमारे साथ इवाल्वेशन होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी आप लोगों ने डिटेल के साथ पढ़े हुए हैं, तो इसको हम आगे जस्ट देखते हैं। असेसमेंट में क्या होता है? असेसमेंट ज़ाहिरी बात है, मैंने आपको कहा कि ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है। ठीक है, इंटरेक्शन वाला प्रोसेस है। इंटरेक्शन में हम क्या करते हैं? इंटरेक्शन में हम अपने क्लाइंट का सामना करते हैं जिसमें हम अपने क्लाइंट के साथ अपनी इंट्रो कराते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्लाइंट से हम डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, और उसी डेटा के बेस पर हम क्या करते हैं? डिसीजन करते हैं। दूसरा जो फेज़ है हमारे साथ डायग्नोसिस है। दिस फेज़ इज़ डेवलप यूजिंग डेटा कलेक्टेड इन द असेसमेंट में हमने जो डेटा कलेक्ट किया होता है तो उसी डेटा को इंटरप्रेट करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए उससे हम प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इन अटेनिंग गोल्स को अटेन करने के दौरान द नर्स आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम, कंसर्न एंड डिस्टर्बेंसेस अबाउट विच द पेशेंट इज सीकिंग हेल्प। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान हम अपने पेशेंट के जो प्रॉब्लम होते हैं, जिस चीज़ की वजह से वो डिस्टर्बेंस का शिकार हुआ होता है, ठीक है, तो उस
प्रॉब्लम्स को, उन मसाइल, उन नीड्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है। इसी तरह से तीसरा फेज आपके पास आता है प्लानिंग। कोई क्वेश्चन है? प्लानिंग सर फेज, डायग्नोज दोबारा बता दें प्लीज। डायग्नोज जो है, डायग्नोज ये हमारे साथ वो फेज़ है जब असेसमेंट के दौरान हम डेटा गैदर कर लेते हैं, तो उस डेटा को गैदर करने के बाद फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। इंटरप्रेट से मुराद उस पर सोच विचार करते हैं, उससे मीनिंगफुल डेटा लेते हैं और उसी मीनिंगफुल डेटा से हम पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो नर्सिंग डायग्नोसिस ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्टेड डेटा के बेस पर जो प्रॉब्लम होते हैं पेशेंट के, उन प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। सही है। प्लानिंग में ठीक जाहिर है सर। बात, जी जी, ओके, आता है। ठीक है। प्लानिंग फेज अराइजेज, प्लानिंग फेज अराइजेज आफ्टर द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद हमारे साथ प्लानिंग फेज आता है। ठीक है। नर्स एंड अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स क्रिएट अ केयर ऑफ प्लान इनटू केयर, अच्छा जी, केयर plan of intervention to solve the problem identified. This phase represented by setting goals and making decision about the मीन्स टू अचीव दोज गोल। ठीक है। प्लानिंग फेज ये वो फेज होता है जो कि डायग्नोसिस के बाद जो है आता है। इसमें नर्सिस और जो दूसरे हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होते हैं वो बैठकर क्या करते हैं, केयर प्लान बनाते हैं कि किस तरह से हमने पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने होंगे, कौन से मेथड्स के ज़रिए सॉल्व करने हैं, कौन से टूल्स जो है हम इसके दौरान यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ क्या होता है, प्लानिंग फेज में होता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला फेज़ आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो प्लानिंग हमने की होती है तो वो प्लानिंग जो है हम प्रैक्टिकली अपने पेशेंट पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। लास्ट जो हमारे साथ फेज आता है तो इसको हम इवॉल्वेशन कहते हैं। द नर्स इवॉल्वेट द पेशेंट टू डिटरमाइन वेदर गोल्स वर अचीव। जब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज पूरा कर देते हैं तो लास्ट फेज हमारे साथ जो आता है वो है इवॉल्वेशन का। इवॉल्वेशन में दो काम हम देखते हैं। पहला काम हम ये देखते हैं कि हमने जो प्लानिंग की थी, आया हमने प्लानिंग पर मुकम्मल अमल किया है या नहीं, जो गोल्स हमने सेट किए थे, जो स्टेप्स हमने सेट किए थे, आया वो सब स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं या नहीं। और दूसरा काम हम ये देखते हैं कि जो प्लानिंग हमने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट किया है तो आया इससे हमारे पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें बेहतरी आई है या नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन के ज़रिए मालूम करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इवॉल्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट था जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्टूडेंट पूछ सकते हैं।